अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे ऑन डायनामिक्स। द मोटर ऑफ 0.5 किलोग्राम रॉकेट लॉन्च्ड स्ट्रेट अप प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट थ्रस्ट ऑफ 20 न्यूटन फॉर 5 सेकंड। कांस्टेंट थ्रस्ट का मतलब है कि जो फोर्स की वैल्यू है, यानी जो प्रोपल्शन फोर्स है, जो थ्रस्ट फोर्स है, जो रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, उसकी वैल्यू 20 न्यूटन है। अगर फोर्स कांस्टेंट होगी सो एक्सीलरेशन की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी ड्यू टू F इज इक्वल टू ma। ठीक है जी। फॉर 5 सेकंड्स आफ्टर विच द रॉकेट रन्स आउट ऑफ फ्यूल, उसके बाद फ्यूल बर्न आउट हो जाता है, यानी फ्यूल खत्म हो जाता है 5 सेकंड बाद। निगलेक्टिंग द वेलोसिटी डिपेंडेंट एयर रेजिस्टेंस, यानी हमें एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है। एंड निगलेक्टिंग द मास लॉस ऑफ द बर्न्ड फ्यूल, और उसको भी हमने निगलेक्ट करना है। वर्क आउट द फॉलोइंग। तो इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रॉकेट का अपना मास है वो नहीं बताया गया, उसकी मोटर का मास बताया गया, तो हम उसी को एज अ पार्टिकल ट्रीट करेंगे। ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम बिफोर बर्न आउट, यानी जब फ्यूल बर्न आउट नहीं हुआ तब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगी, जब फ्यूल बर्न आउट हो चुका तब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगी, और उसके साथ कंप्यूट द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एट विच रॉकेट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करते हैं क्या होता है, वो हमने वो टाइम बताना है, वो इंस्टेंसेस बताने हैं जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रॉकेट होगा। What maximum altitude does the rocket reach, कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, यानी मैक्सिमम कितनी हाइट तक रॉकेट जाएगा वो बताना है हमने। और लास्ट पार्ट में कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, कि रॉकेट की टोटल फ्लाइट का टाइम कितना है, कि ग्राउंड से जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा फिर वापस आएगा, तो ये सारा टाइम हमने कंप्यूट करना है। सो सबसे पहले हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, पहले दो पार्ट्स के अंदर। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें बता दिया गया कि एयर रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट करना है। अगर ना बताया जाता फिर एयर रेजिस्टेंस को भी हम ड्रा करते। ठीक है जी। सो उसके लिए हमारे पास फिर ड्रैग फोर्स होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें हमने इसको निगलेक्ट करना है। सो सोल्यूशन के अंदर जो हमारा पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है बिफोर बर्नआउट। अब एक बड़ी आसान सी चीज है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। अब हमें पता है कि रॉकेट वर्टिकल मोशन कर रहा है, सो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो रॉकेट की मोटर है उसको हम पार्टिकल ट्रीट करेंगे। यानी यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, पार्टिकल। ठीक है, एक स्फेरिकल पार्टिकल मैंने बना दिया, ये उस मोटर को शो कर रहा है या उस रॉकेट को शो कर रहा है। ठीक है जी। अब आप खुद देखें कि इस पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, जो फोर्स ऑफ थ्रस्ट है, जो कि हमें गिवन थी, कांस्टेंट वैल्यू थी 5 सेकंड के लिए, क्योंकि ये बिफोर बर्न आउट हम बना रहे हैं। पहले टास्क में हम बिफोर बर्न आउट वाला पार्ट कर रहे हैं। सो एक फोर्स होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और उस फोर्स का नाम क्या होगा जी, फोर्स ऑफ थ्रस्ट। तो F लिखता हूं और साथ में यहां पर थ्रस्ट लिख देता हूं, और हमने वेक्टर ड्रा करने होते हैं। यानी जितने वेक्टर्स की टेल्स होंगी सारे इस पॉइंट पर होंगी। जस्ट ट्रीट इट एज एन ओरिजिन। ठीक है, ये वाई एक्सिस हमारा है और ये फोर्स ऑफ थ्रस्ट मैंने बना दी। तो इस तरह क्लियरली करके आप इसको मार्क कर दीजिएगा। ठीक है। और दूसरी फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है इस रॉकेट पर, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा उसकी वेक्टर की लेंथ कितनी होगी। ऑब्वियस ही बात है, ये एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट थ्रस्ट से मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो इसका मतलब है जो F नेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब फोर्स कांस्टेंट होती है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर बनाऊं तो वेलोसिटी, अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो अगर मैं स्लोप लूं इसकी, तो मुझे ए की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर ए की पॉजिटिव वैल्यू है तो F थ्रस्ट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि F नेट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ड्यू टू विच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो वेक्टर होगा उसकी लेंथ छोटी होगी। इसको छोटी लेंथ का आपने बनाना है। ठीक है। तो ये हमारे पास FG है। तो बेटर क्या है कि एक स्केल यूज कर लें। लेट्स से ये 4 सेंटीमीटर का बनाएं तो इसको 2 सेंटीमीटर का बना दें। बस आइडिया देना है कि इस वेक्टर की लेंथ ज्यादा है, और साइड पर अलग से भी आप लिख सकते हैं कि F नेट जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट मूव कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने कर लिया फर्स्ट पार्ट। इसमें दो फोर्सेस हमने बना दी, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ थ्रस्ट और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और नेट जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये होगी। सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या बनाना है, अब हमें बनाना है कि जब फ्यूल बर्न आउट हो गया तो तब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी। जाहिर सी बात है, जब फ्यूल बर्न आउट हो गया मतलब फ्यूल खत्म हो गया, अब हमारे पास ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फिर कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी, सिंपल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगी। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं,
और एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और उस फोर्स को हम काम बनाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना लेते हैं। ऐसे करके क्लियरली मार्क कर लें, एफ जी लिख देंगे हम, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और अब देखें जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहां पर होगी, क्योंकि रॉकेट तो ऊपर ही जा रहा है, ऑल दो फ्यूल बर्न आउट हो चुका है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया वो अपनी डायरेक्शन मेंटेन करेगा लेकिन स्लो डाउन होगा। ठीक है, जब स्लो डाउन होगा तो इसका मतलब है जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है और अल्टीमेटली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो रॉकेट ऊपर जा रहा है लेकिन स्लो डाउन हो रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है वो डाउनवर्ड ऐड करेगा, तो नेट फोर्स भी डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पर हम नेट फोर्स बना सकते हैं एफ नेट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी ड्यू टू नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक हो गया जी, क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है। तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना ली पार्ट 2 की। अब हम बनाते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में लिखा हुआ है कि वो इंस्टेंसेस बताएं जिसमें रॉकेट डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। अब भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि आपका एक्सीलरेशन जीरो हो, यानी नेट फोर्सेस जीरो हो। डायनामिक तब कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो और एफ नेट जीरो होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इन दो पार्ट्स के अंदर कि जब रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा था या थ्रस्ट फोर्स के साथ मूव कर रहा था, तो कोई ऐसा पॉइंट आया है जिसमें जो है नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स तो कहीं भी जीरो नहीं है, क्योंकि इस केस में भी नेट फोर्स अपवर्ड है, और जब फ्यूल बर्न आउट हो गया उस केस में भी नेट फोर्स नॉन जीरो है, इसमें भी जीरो नहीं है, इस केस में भी जीरो नहीं है, और जब फ्यूल बर्न आउट हो गया तब भी नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो कोई एक ऐसा इंस्टेंस भी नहीं है कि जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। देखें, नेट फोर्स जीरो तब होगी जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, हमें पता है कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। यानी कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है कि रॉकेट जो है ना इस तरह उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बने, कांस्टेंट स्पीड उसकी हो, ऐसा कोई इंस्टेंस है ही नहीं। तो हम लिखेंगे देयर इज नो इंस्टेंस एट विच द रॉकेट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया जी, तो हम लिखेंगे नो सच इंस्टेंस एग्जिस्ट, नो सच इंस्टेंस एग्जिस्ट जिस इंस्टेंस के अंदर क्या हो, रॉकेट डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हो। डायनामिक याद रखिएगा, जब मोशन हो रही होती है, ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं और नेट फोर्स उस पर जो एक्ट करती है वो जीरो होती है, यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस वो जीरो के इक्वल हो। तो इस केस में ऐसा नहीं है, ए पार्ट में भी नेट फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, जीरो नहीं है, और बी पार्ट में भी जीरो नहीं है। अब हम करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमने मैक्सिमम अल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट जो है वो कंप्यूट करना है। अब ये दोनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर मैथमेटिकली एक्चुअली काम होगा, लेकिन वो मैथमेटिकली काम करने के लिए हम पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए अभी हमने क्या कंप्यूट करना है कि टोटल हाइट कितनी कवर करेगा रॉकेट, वो हमने फाइंड आउट करनी है। टोटल हाइट या मैक्सिमम हाइट आप इसको कह सकते हैं कि जिस हाइट तक वो रीच करेगा। तो उसको बनाने के लिए आसान तरीका है कि अगर हम यहाँ पर उसकी पोजीशंस कुछ बना लें। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट यहाँ पर मार्क करता हूँ, ये पोजीशन, इसको मैं जीरो कह देता हूँ नंबरिंग अपनी आसानी के लिए, कि ये नंबर जीरो है जब रॉकेट ने अपनी मोशन स्टार्ट करनी थी, यानी रेस्ट पर जब रॉकेट था। और एक पॉइंट हम यहाँ पर बना लेते हैं कि जब फ्यूल बर्न आउट हो गया, उसको मैं 1 कह देता हूँ, और मुझे इस टाइम का पता है कि 5 सेकंड तक उसकी जो थ्रस्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन है। और यहाँ पर हम कहेंगे फ्यूल बर्न आउट हो गया जी रॉकेट का। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं बर्न आउट, ताकि हमें पता हो कि यहाँ पर बर्न आउट हुआ है। और क्योंकि यह फ्यूल बर्न आउट हो गया तो वो स्लो डाउन होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हाइट कवर करेगा ना। उस हाइट को लेट से हम इस पॉइंट पर मार्क कर देते हैं, उसको मैं नंबर 2 कह देता हूँ। नंबर 0 है जब स्टार्ट हुआ था, जब रेस्ट पर था। नंबर 1 पर उसका फ्यूल बर्न आउट हो गया, और नंबर 2 पर वो स्टॉप हो गया, यानी मैक्सिमम हाइट होगी नंबर 2 पर जो वो कवर करेगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने सेम इसमें ये पोजीशन मार्क करनी है कि जितना ये डिस्प्लेसमेंट है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, उतना ही गैप यहाँ पर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सिंपल रैंडम मैंने मार्क कर दिया कि 3 पोजीशन हमें हेल्प करेंगी ये कंप्यूट करने के लिए, टोटल हाइट भी और टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी हमने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वगैरह है वो 0 है। ठीक है जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है हमने, क्योंकि हाइट निकालनी है तो पहले हमें ये वाली हाइट कंप्यूट करनी है, ये वाली हाइट हमें निकालनी है। तो इस हाइट को हम h1 का नाम दे देते हैं। फिर हमने ये वाली हाइट निकालनी है, इस हाइट को हम h2 का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब है जो टोटल हाइट हम निकालेंगे दैट इज h1 प्लस
H2 ये होनी चाहिए। अच्छा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जब रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम नेट फोर्स निकालेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि हमने H1 निकालना है तो हम एक्चुअली एक्सीलरेशन कंप्यूट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि एफ नेट जो है हमने यहां पर लिखने लगा हूं ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स में उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके लिए हम एफ नेट निकालेंगे। सो एफ नेट किसके बराबर आएगी, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी, ये देखें अपवर्ड फोर्स कौन सी थी, फोर्स ऑफ थ्रस्ट थी, और डाउनवर्ड फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो एफ नेट क्या आ जाएगा, अपवर्ड फोर्स, ये हमारे पास मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सिंपल, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये डाउनवर्ड है, तो ये प्लस होगी ये माइनस होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एफ नेट हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं, किसके बराबर आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है एफ थ्रस्ट, ये कितनी वैल्यू है, ये 20 न्यूटन है, माइनस एफ जी किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। और एम कितना हमें गिवन है, 0.5 kg गिवन है, और साथ जी की वैल्यू 9.80 हम ले लेते हैं, और यहाँ पर लिख रहे हैं किलोग्राम, और यहाँ पर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। यूनिट हर स्टेप में आप जरूर मेंशन करें। तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी एफ नेट इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आ गई दैट इज 15.1 न्यूटन। ठीक है जी, 15.1 न्यूटन। ये नेट फोर्स हमने निकाली कि कब, जब 0 से 5 सेकंड्स के दरमियान रॉकेट मूव कर रहा था। यानी पर्पस ये है कि वी हैव टू फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन, यानी सबसे पहला काम होता ही ये है कि हमने इनिशियल एक्सीलरेशन निकालना होता है जब नेट फोर्स 0 ना हो। ठीक है, क्योंकि इस केस में नेट फोर्स की वैल्यू ये आती है। अब हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma, क्योंकि डायरेक्शन अपवर्ड है तो इस वजह से अब हम इसको लिख सकते हैं F नेट इज इक्वल टू ma, बिकॉज वी आर मूविंग अलोंग y एक्सिस, तो इसको हम a नॉट y लिख रहे हैं। a नॉट y क्यों, क्योंकि यहां पर जो पोजीशन मैंने मार्क की तो इनिशियल एक्सीलरेशन क्या था जिससे रॉकेट मूव करेगा, उसको मैं a नॉट y कह रहा हूं कि पोजीशन 0 है, ये जो सबस्क्रिप्ट 0 है ये स्टार्ट को शो कर रहा है कि हम मोशन स्टार्ट कर रहे हैं किस एक्सीलरेशन से, इस, और y क्यों लिखा सबस्क्रिप्ट, बिकॉज द रॉकेट इज मूविंग अलोंग y एक्सिस। ये नोटेशन आपको काफी हेल्प करती है। सिंपल अगर हम a लिख दें तो a क्या बताएगा हमें कि a किस डायरेक्शन में है, तो इस वजह से ये सबस्क्रिप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग जो एक्सीलरेशन होगा ना वो a नॉट y होगा। अब हम f नेट हमें पता है, हम इनिशियल एक्सीलरेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप होता ही ये है कि आप जो है एक्सीलरेशन निकालें। वंस अगर आपने एक्सीलरेशन इनिशियल निकाल लिया तो आप डिस्टेंस भी कंप्यूट कर सकते हैं, आप टाइम भी कंप्यूट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनिशियल वेलोसिटी भी कंप्यूट कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ नेट डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा। अब एफ नेट की वैल्यू पता है हमें 15.1 न्यूटन है, और मैस हमें पता है मोटर का, जो रॉकेट का मैस को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, हमें मोटर का मैस की मन है, तो वही हम 0.5 kg यहाँ पर पुट कर देंगे, और हमारे पास आ जाएगा जी इनिशियल एक्सीलरेशन। सो ए नॉट वाई इज इक्वल टू 30.2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। वंस हमारे पास ये आ गया, और ये इंफॉर्मेशन हमें काफी ज्यादा हेल्प करेगी व्हाइल सॉल्विंग नेक्स्ट पार्ट्स। ठीक है, ये पहला पार्ट, जब भी आपने फोर्सेस वाला प्रॉब्लम देखना है सबसे पहले नेट फोर्स कंप्यूट करनी है। अगर नेट फोर्स 0 हो, ठीक है, नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, तो फिर उस केस में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, हमारे पास इनिशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर नेट फोर्स 0 ना हो तो हमने इनिशियल एक्सीलरेशन कंप्यूट करना होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें इस पार्ट में हमने फाइंड क्या करना था, इस पार्ट में हमने H1 फाइंड करना है, और हमें अब इनिशियल एक्सीलरेशन का पता है, और हमें पता है कि ये वाला जो टाइम है ये टाइम कितना है। इस टाइम को हम T1 का नाम देते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं T1 टाइम, क्योंकि टी नॉट जो है ना ये 0 का मतलब है कि यहां पर जो टी नॉट होगा दैट इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, v नॉट y, वो भी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, वो भी 0 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन इनिशियल एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया, और ये जो T1 टाइम है ये किसके बराबर है, ये 5 सेकेंड के बराबर है, जब तक रॉकेट बर्नआउट नहीं हुआ। 5 सेकेंड के बाद बर्नआउट होता है। सो T1 हमें पता है, हमें a नॉट y का पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता है, तो हम H1 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। किस तरह निकालेंगे, अब हम देखते ये हैं कि हमारे पास जो काइनेमेटिक इक्वेशंस होती हैं उसमें हाइट या डिस्टेंस किस फार्मूले में आता है। तो आपको ये याद होगा कि आपके पास 3 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ। दूसरा आपके पास होता है फार्मूला S इज इक्वल टू VIT, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम,
प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपके पास दूसरा फार्मूला होता है। और थर्ड होता है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये तीन फार्मूले हैं। तो अब आप इसमें नोट करें कि हाइट किसके अंदर है, क्योंकि डिस्टेंस हमने निकालना है H1, तो ये फार्मूला तो एप्लीकेबल नहीं है, इसको यूज नहीं करेंगे। क्या हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं? हमें पता है कि कितनी फ्लाइट है ड्यूरेशन 5 सेकंड के लिए, और हमें एक्सेलरेशन का भी पता है और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो ये सेकंड फार्मूला बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला क्यों लगा सकते भाई? इनिशियल वेलोसिटी पता है, लेकिन जब हम 5 सेकंड तक पहुंचेंगे यानी इस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी का नहीं पता, इस वजह से पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर यहां पर पुट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं ना, एक इक्वेशन यूज करेंगे, लाइफ आसान हो जाएगी। अब देखिए इस फार्मूले में अब s की जगह क्या आ जाएगा? हमारे पास हाइट हमने क्या लिखा है? हमने H1 लिखा है, तो s की जगह H1 आ जाएगा, बिकॉज यहां पर आप Y1 भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। H1 यूज करें, H2 यूज करें, आप Y1 और Y2 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वी आर मूविंग अलोंग Y एक्सिस। या H1 वो भी परफेक्टली फाइन है। हाइट का मतलब ये है कि हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं। इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? V0 थी इनटू T, और अब एक्सेलरेशन कितना है वो हमारे पास हमने निकाला था, ये वाला प्लस हाफ, और इसकी जगह हम लिख देंगे A0 T स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे इक्वेशन आप यूज कीजिएगा ताकि पता चले सबस्क्रिप्ट का कि आप कर क्या रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं पता चल रहा कि S क्या है, A क्या है, VI क्या है, किस डायरेक्शन में है, कुछ पता नहीं चल रहा। अब हम वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। सो H1 हमारे पास आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी V0 किसके बराबर थी? 0 थी, सो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 0 प्लस हाफ, और A0 की वैल्यू निकाली है 30.2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये आप साथ लिख दिए, यूनिट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और टाइम का स्क्वायर 5 सेकंड का स्क्वायर। ठीक है जी, अब कैलकुलेटर यूज करके हम H1 को कंप्यूट कर लेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर होता है जी 25, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 30.2 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज आवर आंसर एंड इट कम्स आउट टू बी 377.5 मीटर। 377.5 मीटर। इस तरह करके आप रेक्टेंगल में क्लोज कर दें ताकि टीचर को पता चल जाए कि आपने ये आंसर निकाला है। ये अभी तक हमने H1 कंप्यूट किया सिंपल, और इसके बाद हम कंप्यूट करेंगे H2, और फिर दोनों को क्या करेंगे सम, हमारी टोटल हाइट आ जाएगी या मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। अब H2 निकालने के लिए अगेन हम देखते हैं जो काइनेमेटिक इक्वेशन हमारे पास है, इसमें हाइट किस में आ रही है? एक तो इसी फार्मूले में आ रही है। अब इस फार्मूले में प्रॉब्लम यह है कि हमें पता नहीं है कि 0.1 से 0.2 तक, यानी जब फ्यूल बर्न आउट हो गया, जब फ्यूल खत्म हो गया, तो उसके बाद वो इनर्शिया की वजह से स्लो डाउन होगा, तो कितने टाइम के बाद वो स्टॉप करेगा। यानी यहां पर जो वेलोसिटी है वो हमारे पास V2y है, और यहां पर वेलोसिटी क्या है? यहां पर वेलोसिटी V1y है। यहां पर क्या थी? यहां पर वेलोसिटी थी V0y। सो हमें V1y का भी नहीं पता, V2y का पता है कि ये 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि फाइनली वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो H2 निकालने के लिए इस वेलोसिटी का हमें नहीं पता, ना हमें इस टाइम का पता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं ना, इस वेलोसिटी का पता था, एक्सेलरेशन का पता है, हाइट का पता चल गया, तो हम ये वेलोसिटी इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। अगर ये वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी, ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 0.2 के लिए, 0.1 के लिए, और 0.2 पर जाने के लिए हम हाइट कंप्यूट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले में देखें अगर आप, तो अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करें, ये वाला फार्मूला, तो जो S है उसकी जगह हमारे पास H2 आ जाएगा, और जो A है, अब एक्सेलरेशन कौन सा होगा? ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है, तो जो A1y होगा वो -g के बराबर होगा, क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है। बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड एंड स्लोइंग डाउन, जो एक्सेलरेशन है वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर्स जो है उनकी जो चेंज है वो नेगेटिव होती है। इस वजह से मोशन डायरेक्शन अगर ये है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड करेगा, अगर स्लो डाउन होता है। अगर इंक्रीज होता है तो सेम डायरेक्शन होती है। और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी। और अगर हम ये वेलोसिटी निकाल लें तो H2 हम इजीली निकाल सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें हमें V1y निकालना पड़ेगा पहले, और टाइम भी हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से हम इसको यूज नहीं करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे लिखेंगे? सो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2a। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर a क्या होगा? यहां पर a होगा A1y। पहले हमने A0y यूज किया, अब हम A1y यूज करेंगे। इनटू S की जगह क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, वो क्या थी? V2y इसका स्क्वायर माइनस V1y का स्क्वायर। तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब रॉकेट में फ्यूल बर्न आउट हो गया, नाउ इट इज मूविंग
अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, मोशन अपवर्ड है, वो डाउनवर्ड है, तो हमारे पास जो a1y है दैट इज इक्वल टू माइनस जी, बिकॉज मोशन इज अपवर्ड, एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो इस वजह से वो माइनस जी के बराबर है। तो यहां पर वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस जी इंटू h2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, फाइनली वो स्टॉप कर देगा, सो 0 का स्क्वायर माइनस v1y का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में देख रहे हैं, हमें इस वैल्यू को पता है, तो h2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा v1y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने इनिशियल वेलोसिटी जो पॉइंट 1 पर थी v1y, वो हम अगर कंप्यूट कर लें, ये वाली वेलोसिटी, ठीक है, इस पॉइंट पर जब वो फ्यूल बर्न आउट हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, तब वेलोसिटी कितनी थी, ये कंप्यूट हो गई तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। अब ये वेलोसिटी हम कैसे कंप्यूट करेंगे, इस वेलोसिटी को कंप्यूट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, बिकॉज हमें सारी चीजों का पता है। वैसे तो हम थर्ड इक्वेशन मोशन भी यूज कर सकते हैं, तो जो आपके लिए आसान हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो मैं ये वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन मोशन यूज कर लूं, जो मैं क्या कहते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई, यानी v1y इज इक्वल टू v0y प्लस ए टी। मुझे टाइम का भी पता है, मुझे एक्सेलरेशन का भी पता है, हम ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट वाज 0, सो v1y इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, प्लस ए हमने निकाला था 30.2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये हमने निकाला था, और टाइम हमारे पास कितना था, 5 सेकंड था, ठीक है जी। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास v1y आ जाएगा। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें और चेक करें कि आपका सेम आंसर आता है या नहीं आता। सो ये जी हमारा आंसर आ गया 151 मीटर पर सेकंड। सो जब फ्यूल बर्न आउट होगा तो उस टाइम जो हमारे पास स्पीड होगी दैट वाज 151 मीटर पर सेकंड। थर्ड इक्वेशन मोशन को यूज करके आपका ये होमवर्क है, आपने टेस्ट करना है कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता। इसमें ये हमारे पास जो है ये 0 था, और ये क्या है, ये v1y है, और s हमने निकाल लिया था, s को हमने h1 कहा था, ये आपका s है, ठीक है, और a हमें पता है 30.2 है, और यहां से आपने ये निकालना है, फिर बताना है मुझे आंसर सेम आता है कि नहीं आता। वंस हमारे पास v1y आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और हमारे पास h2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा h2 इज इक्वल टू इस वैल्यू का स्क्वायर पुट इन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 बिकम्स 151 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और g की वैल्यू 9.8 हम यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आ जाएगा h2, और यहाँ पर इसका यूनिट लिखते हैं मीटर पर स्क्वायर सेकंड। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1163.3, ठीक है जी। तो हमने h1 भी निकाल लिया, h2 भी निकाल लिया। अब टोटल हाइट निकालने के लिए या मैक्सिमम आल्टीट्यूड निकालने के लिए, सो मैक्सिमम हाइट या एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा जी, h1 प्लस h2। तो h1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 377.5 मीटर, और h2 की वैल्यू क्या है 1163.3 मीटर। सो हमारे पास जो टोटल हाइट है दैट विल बी इक्वल टू, इस वैल्यू के अंदर हम ऐड कर लेते हैं 377.5, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1540.8 मीटर इज इक्वल टू दिस। इसको आप किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा हो गया कि हमने मैक्सिमम हाइट कंप्यूट कर ली। अब लास्ट पार्ट में हमने क्या करना है, हमने टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने टाइम वो एयर में रहेगा, ठीक है जी। यानी ग्राउंड से ऊपर गया और फिर फ्यूल बर्न आउट हो गया, कुछ और उसने हाइट कवर की, टोटल इतनी हाइट कवर की। तो यहाँ पर एक चीज आप नोट करें कि पहले 5 सेकंड में इतनी हाइट कवर हुई h1, और जब फ्यूल बर्न आउट हो गया और जब फ्यूल बर्न आउट हुआ तो उसने ज्यादा हाइट कवर की कंपेयर टू 5 सेकंड। सो ये मैक्सिमम इस हाइट तक पहुंच गया। अब हम देख रहे हैं कि जब शुरू से ग्राउंड से ऊपर गया था कितना टाइम लगा, फिर नीचे आया, उन सब टाइम को हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पर देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब हमने ये टाइम तो हमें पता है इस टाइम का कि t1 हमारा 5 सेकंड था। अब हमने देखना है कि t2 इस पॉइंट तक जब हम पहुंचे तो कितना टाइम लगा, वो टाइम हमने निकालना है t2। और फिर थर्ड टाइम क्या होगा कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, फिर ये ग्राउंड की तरफ वापस आएगा, और ये कितना टाइम लगा, ये टाइम कितना है t3। अब याद रखें
कि ये जो हमारे पास टाइम है ना t1 प्लस t2 इट विल नॉट बी इक्वल टू t3। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहां पर वो एक्सीलरेट कर रहा था, तो ये टाइम डिफरेंट है, ये टाइम डिफरेंट होगा, ठीक है, और ये वाला टाइम सेम होगा। लेकिन यहां से जब वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रहा था फ्यूल बर्न आउट होने के बाद, तो जितने टाइम में यहां पर पहुंचेगा उतने टाइम में यहां से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचेगा। लेकिन ये जो टोटल टाइम है जब वो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आएगा, ये वाला टाइम डिफरेंट होगा कंपेयर टू t1 प्लस t2। इसको हम देख लेंगे, समझ आ गई ना बात? क्योंकि यहां पर एक्सीलरेट कर रहा था, यहां पर अंडर द ग्रेविटी मूव नहीं कर रहा था। सही है। वैसे अगर आप एक बॉल को थ्रो करें ग्राउंड से अबव, ठीक है, तो जितना टाइम लेगा मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए उतना ही नॉर्मली टाइम होता है ग्राउंड तक आने के लिए, सेम टाइम होता है। लेकिन इस केस में डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर t1 डिफरेंट है, t2 डिफरेंट आएगा और t3 डिफरेंट आएगा। अब t1 हमारे पास है, हमने t2 और t3 निकालना है। सो t2 कैसे निकालेंगे? हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हमारे पास हाइट भी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी थे। यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाली थी अपनी, और वो हमने कितनी निकाली थी? वो हमने निकाली थी 151 v1y, हमने निकाली थी 151 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, हाइट भी है, टाइम हम निकाल सकते हैं, सारे पैरामीटर हमारे पास हैं। तो वो हम टाइम निकालने के लिए, अब टाइम कहाँ का यूज होता है? टाइम पहले दो इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज होता है। एक इक्वेशन मोशन हमारे पास है vf माइनस vi इज इक्वल टू at, ये हमारे पास टाइम है। तो यहां पर हम अपने हिसाब से क्या लगाएंगे इक्वेशन? यहां पर लिखेंगे v2y माइनस v1y इज इक्वल टू a, क्योंकि हम जा रहे हैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रहे हैं, तो हमारे पास स्लो डाउन हो रहा है। सो जो एक्सलेरेशन की वैल्यू होगी a1y वो माइनस जी के बराबर होगी, ठीक है जी। सो इस वजह से हम यहां पर क्या पुट करेंगे? a1y इंटू टी, और वो माइनस जी के बराबर होगी क्योंकि स्लो डाउन हो रहा था, ठीक है जी। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 0 थी, सो 0 माइनस v1y की वैल्यू निकाली थी 151 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू a1y किसके बराबर? माइनस जी के बराबर है। सो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इनटू टाइम। ये टाइम कौन सा वाला टाइम है? ये टाइम t2 है हमारे पास, जो हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो यहां पर t2 लिख देते हैं। सो t2 हम यहां से निकाल लेते हैं। t2 ये नेगेटिव साइन नेगेटिव से कट जाएगा, 151 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। सो हमारे पास टाइम का आंसर आ जाएगा जी t2 इज इक्वल टू, तो अगर मैं 2 पॉइंट लूं तो 15.41 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये t2 आ गया। t1 हमने पहले ही निकाल लिया था, t1 हमें पहले ही गिवन था एंड दैट वाज 5 सेकेंड्स, ठीक है। अब लास्ट गोल है कि t3 कंप्यूट करना है, और t3 कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जब मैक्सिमम हाइट से वो नीचे आ रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है। अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये बड़ा आसान है। देखें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी में पता है, क्योंकि v2y थी वो किसके बराबर थी? वो 0 थी। और हमें टोटल हाइट का पता है कि इस पॉइंट से ग्राउंड तक कितनी हाइट थी, h1 प्लस h2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि 1540 आई थी हमारे पास। हमारे पास टोटल हाइट भी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है जो कि 0 है, तो हम ये टाइम इजीली निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करके? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, क्योंकि उसमें टाइम आता है। अब हमने वो इक्वेशन यूज करनी है जिसमें टाइम आता हो, तो वो कौन सी इक्वेशन हमारे पास है? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब देखें इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है वो तो v2y है, तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं s क्या हमारे पास? s हमारे पास अब h है, जो कि टोटल हाइट हमारे पास है, इज इक्वल टू, आप उसको मार्क भी कर दें वहां पर, यानी जब मैंने ये क्वेश्चन बनाया था ना, इस क्वेश्चन में आप मार्क भी कर दें कि ये टोटल हाइट हमारे पास h है। ये टोटल हाइट किसके बराबर है जी? h, ठीक है। तो हमारे पास जो h आ जाएगा दैट इज इक्वल टू vi। तो यहां पर कौन सी वेलोसिटी थी इनिशियल? v2y। हमें फाइनल वेलोसिटी का नहीं पता, लिहाजा हम जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन है उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन मोशन के अंदर हमारे पास होता है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। भाई हमें इस वेलोसिटी का तो पता ही नहीं है कि ये जब ग्राउंड से हिट करेगा क्या वेलोसिटी आएगी। दैट इज व्हाई डोंट यूज दिस इक्वेशन, क्योंकि इसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? v2y इंटू टी, और ये t कौन सा t है? ये t3 टाइम है जो निकालना है, प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां पर देखें, अब वो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो g के बराबर होगी। सो यहां पर आपका जो a2y हम उसको कह देते हैं दैट इज इक्वल टू g, क्योंकि जब वो स्लो डाउन हो रहा था तो तब हमारे पास वैल्यू क्या थी? माइनस जी के बराबर थी, उसी डायरेक्शन में हमारे पास वैल्यू थी। तो यहां पर हम लिख लेंगे प्लस a2y, यहां पर आ जाएगा a2y इंटू
टी की क्या वैल्यू है, T3 है, तो T3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है ये वाली जो वेलोसिटी है ये जीरो थी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो थी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, लिहाजा हमारे पास जो h की वैल्यू है वो उसको हम पुट कर देते हैं। h हमने निकाला था कितना, 15, हमारे पास था 40.8, ये मीटर था, इज इक्वल टू हाफ, और a टू y की वैल्यू कितनी है जी, 9.8, ये सिंपल g के बराबर है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। आप लिख भी सकते हैं अलग से, a टू y इज इक्वल टू g, ठीक है जी। और T3 का स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है, और इसका मतलब है कि ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। सो T3 हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1540.8 डिवाइडेड बाय ये g की वैल्यू, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। यहां पर भी यूनिट लिखें मीटर, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। यानी सिंपल अगर इस इक्वेशन को देखें ना, तो हमारे पास इक्वेशन टाइम की क्या बन जाएगी, 2h, यानी s की जगह h आ गया, डिवाइडेड बाय g। बस ये बेसिकली फार्मूला है जब हम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आते हैं अंडर द एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेटर से कंप्यूट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो टाइम 3 आया, T3, जो कि मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक था, दैट इज 17.73। अब हमने तीनों टाइम कंप्यूट कर लिए। अब इन तीनों टाइम को हमने ऐड करके हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल आ जाएगा, ठीक है। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू किसके बराबर, T1 प्लस T2 प्लस T3। सो यहां पर T1 का पहले पता था 5 सेकंड था, T2 हमने कितना निकाला था जी, उसको चेक कर लेते हैं, 15.41 निकाला था, और T3 हमारे पास ये है, इन वैल्यूज को हम कर लेते हैं ऐड। सो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा 5 सेकंड प्लस 15.41 सेकंड प्लस 17.73 सेकंड। तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास टाइम टोटल आ जाएगा 38.41 सेकंड। तो ये इसको हम लिख लेते हैं अलग से, टोटल टाइम जब वो एयर में रहेगा फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट और हाइट टू वापस ग्राउंड में आएगा, 38.4 सेकंड। ये हमारा जी थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो देखें कितना एक लेंथी प्रॉब्लम था, और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का आंसर भी मैंने इसी तरह निकाला था, ठीक है, रेक्टेंगल में क्लोज किया ताकि पता चले कि आपने किस पार्ट का क्या आंसर निकाला है, और बाकी जो चीजें इसके दरमियान थी वो भी हमने कंप्यूट की, ठीक है। सबसे पहला काम हमने नेट फोर्स निकाली, और क्योंकि एक्सलेशन हो रही थी वो निकाला। एक्सलेशन देखें, जब आपने एक्सलेशन निकाला तो सारी चीजें आ गई हमारे पास, डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया, हाइट भी आ गई। तो इस प्रॉब्लम में आपको काफी कुछ सीखने को मिला। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।